आज बात करेंगे कि गरीबी को मापने का पैमाना क्या है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या गरीबी मापने के लिए सिर्फ आय यानी कि इनकम को देखा जाए या फिर जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर और जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको मिलाकर गरीबी को आधार बनाया जा सकता है, यानी इसको मापने का पैमाना तैयार किया जा सकता है। और वक्त पर हमने देखा है कि अलग अलग समय पर इसके पैमाने में बदलाव किए गए हैं। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी भी गरीबी को मापने का आधार इनकम यानी कि आय के साथ इसे सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। लेकिन भारत में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो हालात हैं और बदलते समय के साथ इसमें कितनी परिवर्तन या बदलाव की जरूरत है और उसके आधार में क्या प्रमुख फैक्टर अलग अलग कारक हो सकते हैं, ये हम समझेंगे। और उसका फायदा किस तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू करने और उन लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए हो सकता है जो वाकई गरीब हम मान रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मानी साहब हैं, चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन से और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर संदीप मित्रा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से। आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर SK सिंह हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल एंड डेमोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स IIPS मुंबई। बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत अरविंद सर मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब गरीबी की बात आती है, जो कि बेसलाइन या मैं कहूं कि सबसे बड़ा आधार है सरकारी योजनाओं को बनाने और किसी भी देश में लोगों के उत्थान के लिए लाई जाने वाली स्कीम्स को लेकर, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हमें पैरामीटर्स को बदलने की जरूरत है। क्या वाकई पैरामीटर्स आपको लगता है कि जरूरत है और नए पैरामीटर्स को इसमें ऐड करने की जरूरत है? देखिए, पॉवर्टी लाइन की बहुत लंबी हिस्ट्री है। अगर बहुत जल्दी से मैं संक्षिप्त में इसका आपको आपके दर्शकों को बताऊं, ये तकरीबन 1960 से इंडिया और वर्ल्ड बैंक का इंटरैक्शन रहा है और हम वी वर अमंग द फर्स्ट टू डिफाइन अ पॉवर्टी लाइन। और ऐसा था कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन थी वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की $1 a डे पॉवर्टी लाइन बनी थी। तो इसमें बहुत इंडिया के स्टैटिस्टिशियंस आपके स्टैटिस्टिक्स के जो हैं वो बताएंगे। इसमें हमारी बड़ी लंबी हिस्ट्री है एक तो। और दूसरा ये है कि रिसेंटली अबाउट 10-15-20 साल पहले ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, इसका बयान किया गया था। एक तेंदुलकर, तो पहले ये $1 a डे पॉवर्टी लाइन होती थी, वो अब बढ़ बढ़ के 1.9 तकरीबन $2 की होगी। एक तो ये इशू है और उसकी जो आगे बढ़ने की मैं उस पर जल्दी से आ जाऊंगा। तो ये तेंदुलकर लाइन हमने उस वक्त रिव्यू किया था सारा। उस वक्त मैं भी प्लानिंग कमीशन में था और ये कहा जाता था कि जो हम कंजम्पशन बास्केट, पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी जाती है इसके कि जो पुअर आदमी है उसका अबव द पॉवर्टी लाइन उसकी कंजम्पशन बास्केट रफली क्या होगी और उस पर कितने पैसे लगेंगे और उसकी जितनी इनकम चाहिए उसको मिलने के लिए उसको पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया जाता है। तो ये समझा जाता था। पहले हम सोचते थे कि क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट का हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सब मुफ्त आती है जो पुअर आदमी जो है। तो फिर जो तेंदुलकर की रिव्यू थी उसमें किया कि एक्चुअली हम अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखें तो पुअर भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट हेल्थ, मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ों रिव्यू करके रिवाइज पॉवर्टी लाइन बनाई गई थी जो रफली जो कही जाती है वर्ल्ड बैंक के $1 a डे पॉवर्टी लाइन उससे मिलती जुलती है रफली। तो एक तो वो था। अब आगे बढ़ने का बात क्यों आता है, क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन जो लो इनकम कंट्रीज के लिए बेसिकली डिफाइन की गई थी और तकरीबन 5-10-7 साल तक पहले हम लो इनकम में गिने जाते थे। अब जब हम लोअर मिडिल इनकम में चले गए हैं और जनरली पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय ये जो नंबर जो तेंदुलकर या $1 a डे जिसको कहते हैं वो अब बहुत कम हो गई है, तकरीबन 5% हो गई है और इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन।
तो इशू अब आती है कि यहाँ से आगे जाते वक्त इसका कोई यूजफुलनेस नहीं रहेगी कि कोई मतलब कोई हमारी स्टेट की में पॉवर्टी 4.5 है, 5 है, 6 है, उसमें कोई आइडिया नहीं होता प्रॉपर। तो इससे डिस्कशन शुरू हुई कि अब जो एक सेकंड पॉवर्टी लाइन है जिसको $4 डे पॉवर्टी लाइन किया जाता है इंटरनेशनली, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उस पे हमें अब सोच करनी चाहिए कि उस पे चले जाएं ताकि ये वेरिएशन जो अक्रॉस स्टेट्स वो बेटर कैप्चर होगी और उससे वेरिएशन एट दैट लेवल, तो वो पॉवर्टी लाइन भी कैलकुलेट करनी पहले से भी हो रही है वर्ल्ड बैंक पे, पर हम इंडिया में उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो ये जो डिस्कशन पेपर जिसके बेसिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं वो ये रेज कर रहा है कि अब टाइम आ गया है कि हम इस पे स्विच करें। तो ये डिस्कशन शुरू हो रही है, पर इस बैकग्राउंड से फिर मैं वापस आ जाऊंगा और औरों के व्यूज प्रॉब्ली यहाँ से क्या कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी डिस्कशन कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप जी, क्योंकि अगर हम पॉवर्टी लाइन जैसा कि कहा बिरमानी सर ने, और स्वतंत्रता के पहले से लेकर उसके बाद में काफ़ी कुछ इसको लेकर बदलाव किए गए हैं पैमाने को लेकर। अगर हम 70 के दशक शुरू करते हैं, अलग समिति, फिर लकड़ावाला कमेटी आई और जो उसके बाद तेंदुलकर समिति कमेटी बनी, उसको हम सब देख रहे हैं। नीति आयोग ने हालांकि 2015 में पनगड़िया साहब के नेतृत्व में एक और कमेटी का गठन किया था जो कि गरीबी की रेखा और उसके उन्मूलन को लेकर उसका फोकस था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में पैमाना अभी भी, मैं कहूँ कि जैसे कि सर ने कहा कि डॉलर बेसिस या फिर जो इनकम है उसको आधार माना गया है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके की अलग अलग राज्यों में मैं कहूँ कि डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा एक फ़र्क दिखता है ज़मीन पर, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे लाइवलीहुड जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको लेकर हो। वहाँ पर क्या वाकई आज हमें इस जगह से अब इसको बदलने, इस पैरामीटर के मैं कहूँ कि दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसका फ़ायदा या नुकसान किस तरीके से हम देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है। देखिए, अभी जो आपने बोला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, सोचिए कि इसका एक्सपेंडिचर क्या इनकम का ऊपर जो पॉवर्टी लाइन होता है, ये अभी तो प्रूव हो गया कि ये वैलिड नहीं है। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुत सा आइटम्स इंक्लूड करना पड़ेगा। सोचिए एजुकेशन लेवल, सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। नहीं तो पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशनल डेफिनेशन अभी रेलिवेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस और OECD और इंटरनेशनल बॉडीज जो पॉवर्टी के बारे में बोला, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, वो जो सब बोला वो हर कंट्री के लिए बोला। तो हर कंट्री के लिए कंपैरिजन के लिए कोई इंडिकेटर्स है, लेवल ऑफ लिविंग जो होगा, कैसे वो जाता है, कैसे उनका घर है, कैसे उनका खेती बाड़ी है, कैसे इंडस्ट्री है, ये सब के लिए जो एक इंडिकेटर और जो माप उन लोग बोला, वो सब हर कंट्री के लिए बोला। मगर अभी इंडिया स्पेसिफिक पॉवर्टी इंडिकेटर जो भारतवर्ष के लिए जो पॉवर्टी का माप जो आप बोलिए जी एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया, वर्ल्ड बैंक का जो मेजरमेंट है ये भी छोड़ के और तेंदुलकर कमेटी की बात हुआ और जो हुआ, तो सोचिए हम लोग को बहुत सा कंसिडरेशंस है जो वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर्स में नहीं है। आप देख लीजिए, गांव में जाइए या शहर में जाइए, बेगर्स जो ये भी कम हो गया। सो बेगर्स क्यों कम हो गया? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इवन कोविड का टाइम में भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, सब कुछ तो खाने का सब हो गया, इंतजाम हो गया। अगर ये भी डेटा में कैप्चर नहीं होता है, कितना आदमी सब्सिडाइज फूड मिलता है, और दैट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल तो होता है इनको तो जीते हैं इसे, तो ये सब चीज इंक्लूड करना पड़ता है। और सैनिटेशन का बात बोलिए, एजुकेशन अभी ड्रॉप आउट कम हो गया, एजुकेशन लेवल बोलिए, सैनिटेशन बहुत सा पंचायत है जिसमें 100% निर्मल पंचायत हो गया, उसका भी डेटा कैप्चर करना है। तो आप इंडिविजुअल लेवल में सोचिए और विलेज लेवल में सोचिए और कंट्री लेवल में सोचिए। कंट्री लेवल में माइट बी इंटर कंट्री कंपैरिजन जो है वर्ल्ड बैंक का, वो सब रख के भी इंडिविजुअल कंपैरिजन, स्टेट वाइज कंपैरिजन, विद इन इंडिया कंपैरिजन, जो विद इन इंडिया जो कंपैरिजन है
तो विद इन इंडिया कंपैरिजन में हम लोग स्टेट स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक ये बोला फेस्टिवल, और एक बात जो चर्चा होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लोग कर रहा है, सोचिए क्या इंटरनल कांस्टेंट क्या है? अगर साइकोलॉजिकली SC ST सोचिए, क्या कोई दलित सोचिए, कोई किसी न सोचिए, कोई सोचिए सेक्स वर्कर सोचिए, कोई बेगर्स सोचिए, जिन लोग का सोशल सेटिंग, जो सामाजिक व्यवस्था है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इन लोग का भी सोशली इन लोग का इम्पेटस और एनकरेजमेंट देना चाहिए। ओके, ये भी पॉवर्टी ओवरकम करने का स्ट्रेटेजी है बिहेवियर। मैं सर इस पॉइंट पर भी आऊंगा कि किस तरीके से उस पैमाने को अगर हम बदलते हैं या उसको विस्तार देते हैं, उस दायरे को बढ़ाते हैं, तो उसका फायदा कहां पर किस तरीके से हम उठा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सिंह साहब, जिस तरीके से अब तक जो हमारा फॉर्मूला है या फिर जो चलन में मैं कहूं कि है दुनिया भर में, उससे क्या ये साफ दिखता है कि गरीबी को लेकर जो पॉलिसीज तैयार की वो उतनी टारगेटेड ओरिएंटेड नहीं थी, या उनका रिजल्ट वो नहीं आया जो कि हम सोच रहे थे। और भारत जैसे देश में जहां पर इतना ज़्यादा अलग अलग राज्यों में जो पैरामीटर्स डिफर करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ज़िंदगी के जो तमाम पहलू हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं, ऐसे में अब दूसरे पैरामीटर्स को लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि लाइवलीहुड के अलग अलग फैक्टर हो, चाहे हेल्थ हो या फिर एजुकेशन हो। सिर्फ आय के ज़रिए हम सही गरीबियों की पहचान नहीं कर सकते। थैंक यू सचान साहब, आपने बहुत ही पर्टिनेंट इशू रेज किया। हम बेसिकली अपना ओपिनियन 3 इश्यूज पे देना चाहेंगे। हमारे पॉलिसी चेंज किस तरीके से हुए हैं, और मेजर इशू जो हमारे दोनों प्रीवियस स्पीकर ने हाईलाइट किया है, मेजरमेंट इश्यूज, चाहे डिफरेंट कमिटी से लेकर के दांडेकर कमेटी से लेकर के और नटराजन कमेटी तक जो भी आए, उसमें अलग अलग मेजरमेंट के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, हमारे फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं। जैसा कि हमारे कलीग ने बताया कि हम ग्रेजुअली इनकम से डिविएट कर रहे हैं, केवल इनकम के आधार पर ना लेकर के इंडिया भी इस समय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एस्टीमेट देना शुरू किया है। हम ही वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पहले के इंटरेक्शन में भी आप जानते होंगे कि मैं इस कंट्री में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कोऑर्डिनेट करता हूं लास्ट 20 ईयर्स से। उसके तहत हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नीति आयोग को, अर्लियर प्लानिंग कमीशन को, अभी नीति आयोग को पब्लिक डोमेन में डेटा देने के पहले हम वो इंडिकेटर उनको देते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बेसिकली 4 इश्यूज हैं: स्कूलिंग, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, फ्लोर, रूफ, वॉल एक्सेट्रा। ऑल टुगेदर 13 पैरामीटर। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग 10 पैरामीटर को लेकर चल रहे हैं, और इंडिकेटर अगर देखा जाए तो ऑल टुगेदर 38 इंडिकेटर को कंबाइन कर करके वो हमारे 10 या 13 जो भी ब्रॉडली कर लें, हमारे पैरामीटर तैयार होते हैं। और इंडिया की सिचुएशन अभी आउट ऑफ 107 कंट्रीज में इंडिया इस समय 62nd पोजीशन पे है, 65वें पायदान पे इंडिया पड़ा हुआ है। हमारा स्कोर इस समय 0.123 है, 0 से 1 के बीच में। हमें 1 के पास पहुंचना है। मेरा मतलब यह है कि सिचुएशन एक, पॉलिसी अलग, थर्ड सिचुएशन है मेजरमेंट। हम लोगों ने क्या किया, फॉर डेमोग्राफिक सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन, सोशल वेलबींग सिचुएशन में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेने के लिए हम लोगों ने एसेट बेस्ड इंडेक्स डेवलप किया, विच इज कंसिस्टेंट टू 92 कंट्रीज। और उस पे हम लोग 2005-06 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोर देन 400 इंडिकेटर हम प्रोवाइड करते हैं बाई एसेट इंडेक्स, विच इज कॉमनली नोन एज वेल्थ इंडेक्स, जहां 33 आइटम्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, नॉट ओनली इनकम। 33 आइटम्स को स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज करके इंडिया के सारे हाउस होल्ड को हम 5 क्विंटाइल में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट 20%, सेकेंड 20%, थर्ड 20%, फोर्थ 20% एंड हाईएस्ट 20%। सारे पैरामीटर उसके अनुसार क्लासिफाई करेंगे।
लेकिन उसके अलावा नीति आयोग अभी जो शुरू किया है, जो हमारे कलीग बता रहे थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, और इंडिया आने वाले समय में भी एवरी ईयर ये कोशिश कर रहा है एक्सट्रापोलेट करके, बिकॉज हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्री को, वो डेटा केवल वंस इन 3 इयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. डेटा पब्लिक डोमेन में आते आते ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो जाता है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, उस मेजरमेंट को चेंज करने की जरूरत है, उसके बेस को वाइडन करने की जरूरत है। नॉट ओनली बिकॉज देखें, इनकम डेटा इज वेरी डिफिकल्ट, मैं उसको बड़े क्लोज से देख रहा हूं, चाहे Okay. वो एनएफएचएस हो, एनएसएस हो, आईएसडीएस हो, या कोई भी और सर्वे हो। तो बेसिकली वाइड करने के साथ साथ हमें ये देखना है क्वालिटेटिवली हम किस इंडिकेटर को वैलिड एंड रिलायबल एस्टीमेट दे सकते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अभिमानी सर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसमें और रोशनी डालेंगे कि जब, जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि 32 से 33 अलग अलग जो स्टैंडर्ड या जिस पर वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, और किस तरीके से इनका फायदा हम देख सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं भारत जैसे देश में, जहां पर सामाजिक आर्थिक जो विषमता है वो अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से दिखती है, और जो मौजूदा सिस्टम मापने का है उसके लूपहोल्स या उसमें त्रुटियां जो हैं, उसका नुकसान क्या है सबसे बड़ा? थोड़ी चीजें इंडिया में फर्क है। मैं लेट मी पॉइंट आउट, मतलब 2 चीजें जो काफी डिफरेंट हैं दुनिया के और देश जो इस लेवल ऑफ इनकम पे हैं। हमने कहा था ना कि हम लो इनकम से लोअर मिडिल पे चले गए हैं, और होपफुली इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स मिडिल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो क्या चीजें डिफरेंट हैं? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एक तो है कि हमारा प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन बहुत हाई है कंपेयर टू, आप मिडिल इनकम कंट्रीज ले, लोअर मिडिल ले, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है स्पेशल कंडीशंस है, वो रूरल है। तो हम अर्बन माइंडसेट से नहीं देख सकते जो जनरली बाकी कंट्रीज में देखते हैं। और दूसरा है कि नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर की एक क्या खासियत है कि इसमें रिस्क और फ्लक्चुएशन और चीजों से ज्यादा होते हैं। तो ये 2 चीजें लेके जो रिस्क ऑफ इनकम और जो रूरल फैसिलिटीज जो हैं, जो डिफरेंशियल है बिटवीन जिसको हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। तो ये मल्टी इंडिकेटर अप्रोच एंड 3-4 मेन इंडिकेटर्स प्रोफेसर साहब ने बताया क्वाइट राइटली। एक तो इनकम है, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन। ये जनरल अब अग्रीमेंट है इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी कि एज फार एज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, इन 4 चीजों, और खास करके गवर्नमेंट को, ऑफ कोर्स जनरली इनकम तो जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जनरली तो सबको डिस्पर्स होगी, पर ये 3 चीजें जो खास हैं, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, जो खास करके ये अर्बन रूरल डिफरेंशियल बहुत है, इस पे डायरेक्टली फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ, जो हमने डिस्कशन प्लानिंग कमीशन और अभी भी प्लानिंग कमीशन के जैसे डॉक्टर विवेक देब्रॉय वगैरह ने इनिशिएट की थी, तो अगर हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करें तो एटलीस्ट डेवलपमेंट पॉलिसी फोकस हो जाएगी, और सब लोगों को, चाहे वो उसकी इनकम ज़्यादा हो कम हो, सबको एक मिनिमम लेवल ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ मिलेगा। अभी भी राजस्थान या बिहार की उन्नति ज़्यादा हो गई है ओवरऑल, और किसी की कम हुई है, तो थोड़ा सा नेशनल फोकस इंडेक्स से शायद इधर या उधर जाए, उसका थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। डॉक्टर संदीप साहब, क्योंकि जब हम भारत में भी देखते हैं, और जैसे कि कहा अभिमानी साहब ने, बहुत अहम है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी अलग चैलेंजेस हैं, और उसको मापने के लिए इसीलिए हमें एक अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब हम देखते हैं देश में कि गरीबी में भी 2 अलग अलग धारा दिख रही है, एक बहुत ज़्यादा जो गरीब हैं और एक उससे एक अलग लेवल के गरीब लोग हैं, यानी कि वहाँ पर भी सीधे तौर पर 2 खांचे साफ तौर पर नज़र आते हैं। और जब हम पुराने फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मापने का, और उसके बाद उसी के ज़रिए हम पॉलिसी को तैयार करते हैं, तो हम सबको एक खांचे, एक सांचे में रख कर तैयार करते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि नए सांचे के साथ उन दोनों के लिए अलग तरीके के पैरामीटर, पैमाना, और फिर उसके लिहाज से स्कीम। 2 चीज के लिए हम लोग का तो ध्यान गवर्नमेंट भी बढ़ाता है। सोचिए क्या, इनफॉर्मल सेक्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ।
हर जगह में इंडिया का प्रॉब्लम है, वेस्टर्न ऑडियंस ये समझता नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर क्या चीज है। अगर इंडिया में लार्ज सेक्शन इज इनफॉर्मल सेक्टर, सो एग्रीकल्चर में इनफॉर्मल सेक्टर तो ज्यादा ही है। और एग्रीकल्चर में सोचिए आप अभी एग्रीकल्चर का कोई रिफॉर्मेशन होता है, सोचिए एपीएमसी एक्ट हो कि कुछ डिफरेंट हो, अल्टीमेटली जो देखना चाहता है वो जो अब बोला पुअर और अल्ट्रा पुअर की बात, राइट, जो है पुअर और अल्ट्रा पुअर। अल्ट्रा पुअर है इनफॉर्मल सेक्टर का, लैंडलेस लेबरर्स है, उनका जमीन नहीं है, तो उनका रोजगार कैसे आता है? जो गवर्नमेंट का स्कीम है, इंडिया का ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है मगर कंप्लीट नहीं हुआ, जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। सोचिए पंचायत में अभी काफी फिनेंस कमीशन भी कभी पैसा देता है पंचायत को, सो उधर रिफॉर्मेशन कुछ होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है। अभी जो मिडिलमैन था एग्रीकल्चर में वो भी जाने वाला है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा होगा, ये हम लोग का आशा है कि एग्रीकल्चर प्राइस भी फार्मर को कितना कैसा मिलता है, और उसका प्राइस मिलने के बाद उनका पॉवर्टी लेवल भी चेंज हो जाएगा, उनका गरीबी भी चेंज हो जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में जो है इनफॉर्मल सेक्टर वेज है, अभी गवर्नमेंट मिनिमम वेज एक रेगुलेटरी बॉडी मेंटेन करेगा, तो अभी देखिए एनआरईजी होने के बाद जो एग्रीकल्चर वेज था वो भी बढ़ गया, तो ये पैसा तो मिला इन लोग को ही मिला, लेबरर्स को मिला, एग्रीकल्चर लेबर्स गांव में अभी बजट हायर हो गया। अगर ये सब चर्चा करने के लिए अभी इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है, तो आपको देखना है प्रोग्राम स्पेसिफिक जो है इम्प्लीमेंटेशन जो किया है उनका फायदा कैसा होता है। इम्पैक्ट स्टडी बहुत ने प्रूव किया इसका पॉवर्टी बहुत कम हो गया। नहीं सर, लेकिन क्या पैरामीटर चेंज करने से ज्यादा हम स्पेसिफिक जो टारगेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं कि गरीबी और उस जो सबसे गरीब हैं, उन दोनों को हम अलग अलग फोकस कर पाएंगे? एक जो अल्ट्रा पुअर के बारे में है, उनका कितना दिन एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अभी एनरेगा का डेटा उन लोग के पास है, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना दिन एम्प्लॉयमेंट है ये डेटा इतना अच्छा नहीं है। किसानों के लिए हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का दाम कितना मिलता है ये हम लोग का पता नहीं है। हम लोग का पता है मंडी प्राइस, मंडी का जो दाम मिलता है, अगर किसान का क्या दाम मिलता है, जो गांव में किसान बिकता है किसी, वो दाम कितना मिलता है, ये डेटा भी हम लोग का इतना अच्छा डेटा नहीं है। और ये टाइम सीरीज डेटा चाहिए, डेली फ्लक्चुएशन देखना चाहिए। तो पॉवर्टी का साथ इनइक्वालिटी की बात भी चलना चाहिए, इनइक्वालिटी भी कम हो। देखिए पॉवर्टी का साथ अगर आप पॉवर्टी का बात, गरीबी का बात करिएगा और इनइक्वालिटी का बात नहीं करेगा तो यही नहीं होगा। पुराना टाइम में सोचिए 60s और सबसे अभी जमींदारी खत्म हो गया, बड़ा चाषी भी बहुत जगह में खत्म हो गया। लेकिन मित्र साहब, सवाल तो यही है कि गरीबी है क्या? क्योंकि हम जब दुनिया के अलग अलग देशों के हालात को देखते हैं और भारत में देखते हैं तो काफ़ी कुछ फ़र्क दिखता है। और जैसा कि कहा विरमानी साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि हर देश के अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ की कंडीशनिंग अलग है, नीड अलग है, और इसीलिए भारत जैसे देश में फॉर्मूला जब हम देखते हैं गरीबी को लेकर, उसमें इतनी ज़्यादा कमेटियाँ, इतनी ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है। सिंह साहब, एक आखिर में मैं चाहूँगा आपसे छोटा सा जवाब कि किस तरीके से आप देखते हैं जब हम गरीबी को मापने के अब तक के तमाम पैमानों को देखते हैं, और जो नई मैं सुबगाहट में कहूँ या फिर जो एक नई चर्चा है उसको बदलने को लेकर कि क्या उसकी बड़ी बेसलाइन और उसका टारगेट? जी, मैं क्वाइट होपफुल हूं जो हम लोग इसका बेस को वाइडन करके एडिशनल इंडिकेटर को ऐड कर रहे हैं पॉवर्टी मेजरमेंट में, अंडर द ब्रॉड हेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दैट इज वो काफी यूजफुल होने जा रहा है, काफी यूजफुल होगा, जो कि हमें अर्बन रूरल डिवाइड को भी कम करने की कोशिश करेगा। स्पेशली हमारे इंडिकेटर इस तरीके के हैं, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रहे हैं वो रूरल एरियाज को ज्यादा फोकस करते हैं, अंडर द प्रिजम्पशन दैट रूरल एरियाज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्योरली। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक सत्य है कि हमारी अर्बन पॉवर्टी भी बढ़ रही है, अर्बन स्लम्स का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, अर्बन पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हर एक सेक्टर को कैप्चर करना पड़ेगा। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डेफिनेटली यस। हमें इस पैमाने को बदलने की जरूरत है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इस डायरेक्शन में एक काफी सही कदम है। सेकेंड इशू ये है हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस। अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं ग्लोबली, कंट्री वाइड, जहां हम ये डिबेट कर रहे हैं
पूरी कंट्री कोविड के हीट को फेस कर रही है, जिसने अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज कर दिया है अनएम्प्लॉयमेंट में। और हम सभी को मालूम है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रहा तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज पॉवर्टी। इसके अलावा कि हम पॉवर्टी के मापने के पैमानों को वाइडन करें, जिससे जो हमारे कलीग बता रहे थे, नॉट ओनली अर्बन रूरल डिवाइड, by caste, class, various other forms of social exclusion को हम अकाउंट कर सकें। Okay. तभी हमारा समग्र विकास होगा। थैंक यू। विरमानी सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि क्या, जैसा कि सिंह साहब कह रहे हैं कि अलग अलग सोसाइटी के लिहाज से या फिर अलग अलग स्टेट, अलग अलग सेक्टर, चाहे वो अर्बन हो, रूरल हो या फिर फार्म लैंड में जो लगे लोग हैं, क्या फिर हमें इस तरह के पैमाने को गढ़ना होगा कि जो हर एक के लिए अलग हो? देखिए, जो मैं पिछले आपके क्वेश्चन पे जाऊंगा जो काफी रेलेवेंट है, अल्ट्रा पॉवर्टी या पॉवर्टी क्यों? क्योंकि जब हम 3% 5% अल्ट्रा पॉवर्टी की बात करते हैं तो जनरल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कोई काम नहीं करते। यू हैव टू गो इंडिविजुअली, क्योंकि हमारी 1.4 बिलियन 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 3% आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो कभी कभी मीडिया जाता है, एक बंदे को इंटरव्यू करता है जो भूखा मर रहा है। यू हैव टू फाइंड ऑल दोज पीपल। तो एक तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। जो बहुत अल्ट्रा पॉवर्टी है उसके लिए पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कैश ट्रांसफर देना पड़ेगा। और दूसरे टाइप के हैं जो टेम्पररी पॉवर्टी जिसको कहते हैं, जनरली कनेक्टेड विद हेल्थ। मतलब अगर कैटास्ट्रोफिक हेल्थ होता है तो वो चाहे डबल या ट्रिपल ऑफ अबव द पॉवर्टी लाइन हो, वो नीचे गिर जाते हैं। तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस, जो हमने कहा 3 इंडिकेटर्स, तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस उसमें आ जाता है। तो जैसे इंश्योरेंस के प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं या जो, उस पर अलग डिस्कशन हो सकता है, बट समथिंग एड्रेसिंग दैट। और तीसरा जिसको कहते हैं अबव दैट, 2 चीजें, एक हाउसिंग जिससे तकरीबन डिग्निटी कनेक्टेड है। इफ समबडी लिव्स इन अ खोखा, उसकी डिग्निटी नहीं होती, इसलिए हाउसिंग जो है वो खाली शेल्टर नहीं है, उसकी डिग्निटी है। और दूसरा है एजुकेशन व्हाई फॉर द फ्यूचर, it's equality of opportunity that it becomes very important. So focus will have to go on this education skills for the future. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और गरीबी को मापने का आधार क्या हो, अभी जो बदलाव हुए हैं